हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज के टॉप करेंट अफेयर्स लेके आई हूँ। यहाँ मिलेगा आपको एकदम क्रिस्प एनालिसिस, प्रीलिम्स के फैक्ट्स, मेंस जीएस पेपर लिंकेज एंड आंसर राइटिंग के बूस्टर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का मिशन यूपीएससी। आज का न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस आपको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके जीएस पेपर 1 के लिए, 3 के लिए एंड प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए भी, और अगर आप यूपीपीसीएस आरओ एआरओ देना चाहते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सीएपीएफ देना चाहते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है। आज देखते हैं आज पढ़ना क्या है। सबसे पहले देखेंगे जी क्वेश्चंस। ठीक है, कल मैंने किसी चीज़ की मैपिंग कराई थी आपको। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो वो आपको याद होना चाहिए। आज उसी के क्वेश्चंस हम करेंगे। हीट वेव, कश्मीर वैली में हीट वेव्स ने रिकॉर्ड तोड़ा। 70 सालों की गर्मी अब पड़ी। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ये आपके जीएस पेपर 1 एंड 3 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पढ़ना है इसे। ठीक है, इलीगल सैंड माइनिंग, यमुना रिवर में सैंड माइनिंग हो रही है इलीगल तरीके से। तो दिल्ली के सीएम ने यूपी के सीएम को बोला कि इलीगल सैंड माइनिंग कम करवाओ, यमुना रिवर को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, पोल्यूशन की समस्या बढ़ रही है, रन ऑफ बढ़ रहा है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फिर यमुना रिवर्स की मैपिंग करेंगे, प्रीलिम्स का पढ़ेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ेंगे। यूएई का गोल्डन वीज़ा, यूएई ने निकाला है जी गोल्डन वीज़ाज फॉर इंडियंस। ठीक है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में जब क्वेश्चन आता है तो ये कंट्रोवर्शियल थोड़ा हो ही जाता है। ठीक है, ये आपके इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि एक तरफ हम इकोनॉमी की ग्रोथ चाहते हैं, दूसरी तरफ हम सस्टेनेबिलिटी को हार्म पहुँचा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बना के रखा जाए। ठीक है, तो आप ये चीज़ बताएंगे वहाँ पे भी। आप ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल देंगे, फिर करेंगे जी हम मैपिंग, फिर करेंगे वो क्या। ठीक है, आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट, यहाँ पे ध्यान रखना है, डू नॉट हैव अ कोस्ट लाइन, यानी कि बॉर्डरिंग कंट्रीज ब्लैक सी। कल मैंने ब्लैक सी की मैपिंग कराई थी। कौन सी कंट्री है इनमें से जो ब्लैक सी को बॉर्डर नहीं करती, कोस्ट लाइन शेयर नहीं करती? आप लोग आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू द ब्लैक सी, ये वाला भी कल मैंने कराया है। ठीक है, कौन कौन से रिवर है? दान्यूब है, नाइल रिवर, मेकोंग है, वोल्गा है, कौन सी है बताना है आपको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताया था कल मैंने आपको। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। बिहाइंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव इन कश्मीर, हीट वेव ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है अराउंड 70 ईयर्स का। ठीक है, 7 डिकेड्स का। ऑन सैटरडे मैक्सिमम टेम्परेचर इन श्रीनगर सिटी रीच्ड 7 डिकेड हाई, यानी कि 70 सालों में पहली बार ऐसा टेम्परेचर वहाँ पे देखा गया, 7 डिकेड हाई हो गया। पहलगाम तो हाईएस्ट डे टेम्परेचर उसने रिकॉर्ड किया है एवर। कश्मीर वैली में 4 डिस्टिंक्ट सीज़न पाए जाते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। एंड जो स्प्रिंग होता है वो मार्च टू मई, ऑटम होता है वो सितंबर टू नवंबर, ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं विंटर में। अब वहाँ पे जब हीट वेव बढ़ रही है तो हीट के सीज़न बढ़े हैं, हीट के सीज़न की ड्यूरेशन बढ़ी है। ठीक है, तो आपको ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है अब आपके जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है आप जीएस पेपर 3 में एग्जाम्पल के तौर पे ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज़ लिखेंगे। कश्मीर का जो सीज़न है वो काफ़ी एरेटिक होता जा रहा है। एरेटिक मीन्स क्या होता है? काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इस बार सर्दी कितनी होगी, गर्मी कितनी होगी। ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वेदर है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, याद रखनी है ये चीज़ें। ड्राई स्पेल्स लॉन्गर बन रहे हैं, झेलम रिवर वहाँ की ड्राई हो रही है, वाटर लेवल बहुत कम हो गया वहाँ का। ठीक है, एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या रीज़न है? अर्बनाइजेशन है। ठीक है, बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर का जो
ये क्या हुए, हाई हुए हैं, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, जी रात का होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर डे का होता है, डे में जो हाईएस्ट होता है ना टेम्परेचर वो मैक्सिमम होता है। इन दोनों में एलिवेशन देखी गई है। ग्लोबल वार्मिंग मेन रीज़न है, दूसरा रीज़न है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड कॉन्क्रीटाइजेशन। वाटर बॉडीज सूख रही हैं इस वजह से, किस वजह से, हीट वेव्स की वजह से। ये देखिए झेलम रिवर इतनी लंबी चौड़ी नदी, वो देखिए क्या हाल है यहाँ का अभी, ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट आपके जीएस पेपर 1 के लिए एंड 3 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है, सिग्निफिकेंटली हायर टेम्परेचर, कहाँ पे, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में, जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे। आपने खुद ही आपने नोटिस किया होगा कि गांव में उतनी वो नहीं होती, गर्मी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी जंगल वगैरह पाए जाते हैं, बाग बगीचे पाए जाते हैं। और शहरों में देखिए क्या हालत है। मेट्रोपॉलिटन एरिया एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली हायर टेम्परेचर देन सराउंडिंग रूरल रीजन्स, इसे क्या बोलते हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये नोटिसेबल रहता है एट नाइट एंड ड्यूरिंग पीक समर या फिर विंटर। जो टेम्परेचर डिफरेंस देखा जा सकता है वो एज हाई एज 5 to 12 डिग्री। अगर 20 डिग्री नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है उस एरिया का, तो अगर उससे 5 to 12 डिग्री इंक्रीज़ हो रहा है तो हीट वेव में माना जाएगा, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं इसके पीछे, जैसे कि अर्बनाइजेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। कॉजेज़ क्या हैं जी, मटेरियल्स लाइक एसफॉल्ट, कंक्रीट एंड स्टील। कंक्रीट जो मटेरियल्स होते हैं ना, एसफॉल्ट टाइप सीमेंट वगैरह, जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। मोर देन नेचुरल लैंडस्केप, नेचुरल जो ग्रीनर जो एरियाज़ होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो ऐसे जो कॉन्क्रीट एरियाज़ होते हैं, सीमेंट वगैरह ब्लैक वाले, जो डार्क कलर्ड वाले एरियाज़ होते हैं, ये क्या करते हैं, सोखते हैं, यानी कि गर्मी को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अर्बन ज्योमेट्री देखते हैं, इसके पीछे ये वाला भी एक कारण है। टॉल बिल्डिंग्स हैं, नैरो स्ट्रीट्स हैं, आपने दिल्ली वगैरह में देखा होगा, दिल्ली मुंबई में टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, इतनी पतली पतली सी गली होती है। क्रिएट एन अर्बन कैनियन इफेक्ट, ट्रैपिंग हीट बाय रिफ्लेक्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग सनलाइट एंड ब्लॉकिंग विंड फ्लो। अब यार इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बगल बगल में इतनी पतली पतली गलियां हैं, क्या वहाँ पे वेंटिलेशन ठीक रहता होगा, नो, राइट। तो आप इसका ये वाला भी रीज़न एक पॉइंट आउट करके आएंगे। ये देखिए ऐसी बिल्डिंग्स एंड बिल्कुल कॉन्क्रीट मटेरियल, एसफॉल्ट, पोर्टलैंड सीमेंट टाइप यूज़ किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, लेस कूलिंग फ्रॉम इवेपोरेशन एंड प्लांट ट्रांसपायरेशन, क्योंकि प्लांट्स हैं ही नहीं। डिफॉरेस्टेशन करके इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज एंड सिटीज़ इस्टेब्लिश कर दी, जिस वजह से प्लांट्स, ट्रीज़ नहीं है, हो रही है अब दिक्कत। सरफेस एब्जॉर्ब्स लेस हीट, यानी कि यहाँ पे अगर हम ग्रीनर एरिया में देखें, रूरल एरिया में, तो क्या होगा, ये लेस हीट को एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे कूलिंग फ्रॉम इवेपोरेशन एंड प्लांट ट्रांसपायरेशन भी होता है, ठीक है जी, याद रखना है। रिड्यूस्ड वेजिटेशन डिक्रीजेस इवेपो ट्रांसपायरेशन, वही अभी जो बताया। एंथ्रोपोजेनिक क्या है जी, व्हीकल्स की तरफ से जो भी धुआं आ रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज इमिट हो रही है, तो वो क्या करेंगे, हीट को ट्रैप ही तो करेंगी। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, एयर कंडीशनिंग एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो बिल्कुल ओवरऑल जो हीट लोड है ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, वो सारा कंट्रीब्यूट करता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में। एयर पॉल्यूशन, जैसे कि ब्लैक कार्बन है, वही ब्लैक कार्बन क्या करेगा, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, हीट का रिटेंशन बढ़ाएगा और एयर क्वालिटी को ख़राब करेगा। ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपने अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का नोट्स नहीं बनाए हैं ना, तो आज ही बना लीजिए। इम्पैक्ट क्या है, वही एनर्जी डिमांड। वैली में जो कश्मीर वैली है, एक और न्यूज़ थी कि एसी की डिमांड्स बढ़ती जा रही है, एसी की परचेजेस बढ़ती जा रही है, वहाँ पे एनर्जी डिमांड होगी, राइट। स्ट्रेनिंग एनर्जी ग्रिड्स एंड इंक्रीजिंग कार्बन इमिशंस।
हेल्थ रिस्क हो रहे हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ड्यू टू पुअर एयर क्वालिटी। अभी बताया कि एयर क्वालिटी को वर्जन करेगा, ठीक है, ख़राब करेगा जो एयर क्वालिटी है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी तो होंगी। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है जी, वाटर इवापोरेशन को बढ़ाता है, ठीक है। गर्मी बढ़ जाती है तो क्या होता है, वाटर जल्दी से इवापोरेट हो जाता है, वाटर बॉडीज सूख जाती हैं। वही हुआ झीलम रिवर के साथ अभी। रिड्यूसेस वाटर अवेलेबिलिटी, नेटिव जो वेजिटेशन है उन्हें हार्म करता है। डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जो अर्बन बायोडाइवर्सिटी है उसे नुकसान पहुंचाता है। आई डोंट थिंक ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, राइट। ये बिल्कुल बेसिक है कि हाँ अगर हीट हो रही है तो ये वाली चीज़ें होंगी। एयर क्वालिटी ये यहाँ पे क्या है, वही मैंने बताया था कि एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। हायर हीट प्रमोट ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन, अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में हो तो गुड है, अगर वही वाली ओजोन अगर ट्रोपोस्फेयर में हो तो बैड है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल सबके लिए बैड है। स्मॉग होता है, स्मोक प्लस फॉग। दिल्ली की कंडीशन आप देखते हैं आफ्टर ये जो दिवाली होती है, दिवाली के आसपास आप लोग देखते हैं जो पराली वगैरह जलाते हैं ना, उससे स्टबल बर्निंग से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज। मिटिगेशन के स्ट्रैटेजीज़ क्या है, वही अर्बन एरियाज़ में हमें ग्रीनरी को बढ़ाना है, ग्रीन रूफ्स, ठीक है, ट्री प्लांटेशन, शेडिंग एंड इवापो ट्रांसपरेशन को बढ़ाना है, पार्क्स होने चाहिए वहाँ पे ग्रीन, ठीक है। हाई अल्बीडो एंड कूलिंग रूफ मटेरियल, जो रिफ्लेक्ट करे, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करे और हीट एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करे। अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए ताकि ये जो अर्बन कैनियन इफेक्ट अभी हमने देखा, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, पतली सी गली, वो हीट को और ट्रैप कर देती है वहाँ पे। ये चीज़ें अर्बन प्लानिंग के थ्रू एक प्रॉपर अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए ताकि अर्बन कैनियन इफेक्ट को हम हटा सकें। रिड्यूस एंथ्रोपोजेनिक हीट एंड प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एंड क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन। अभी बताया कि व्हीकुलर एमिशन से भी दिक्कत है, राइट। तो अगर हम क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, मास ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज़ करते हैं, पब्लिक, ठीक है, तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सीएम टू योगी, रिस्क ऑफ फ्लडिंग ड्यू टू इलीगल माइनिंग नियर यमुना। यमुना में इलीगल माइनिंग की वजह से, इलीगल जो सैंड माइनिंग होती है उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लड का खतरा बढ़ता जा रहा है। बारिश में तो वैसे भी जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग होती है, राइट। तो अब जब इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है तो मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की, रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा यूपी के सीएम को कि आप इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, इलीगल सैंड माइनिंग को रोकने के लिए इमीडिएट स्टेप्स लीजिए। इलीगल माइनिंग क्या करती है, रिवर के एम्बैंकमेंट्स को वीकन करती है, ठीक है। जैसे कि ये नदी बह रही है, इसके आसपास के अगर आपने रेत हटा दी तो ये क्या होगा, फ्लो बाहर आ जाएगा, पानी का फ्लो बाहर आ जाएगा, राइट। और ये कहाँ पहुँचेगा, बिल्डिंग्स में, अर्बन एरियाज़ में, फिर वहाँ की गलियाँ भरे गए। बात समझ आ रही है, ये चीज़ें प्रॉब्लम है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स उठाए हैं। यमुना फ्लोज थ्रू, ये क्या है जी, यमुना हरियाणा, दिल्ली यहाँ पे फ्लो करती है, देन इनटू यूपी में जाती है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, इलीगल सैंड माइनिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में भी। सैंड एक माइनर मिनरल है कि नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में आ चुका है इलीगल सैंड माइनिंग और प्रीलिम्स में आ चुका है सैंड, ठीक है। इलीगल सैंड माइनिंग क्या है जी, क्रिटिकल इन्वायरमेंटल एंड सोशो इकोनॉमिक इश्यू है, इतनी बात समझनी है पहले तो। ड्राइवन बाय हाई डिमांड फॉर सैंड इन कंस्ट्रक्शन, वीक रेगुलेटरी एनफोर्समेंट है, करप्शन, सैंड माफियाज होते हैं, करप्शन, थोड़े बहुत आसपास के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्हें वो क्या करते हैं, घूस दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, और जो माफिया होते हैं वो लेके चले जाते हैं, इलीगल सैंड माइनिंग करते हैं। Violation of the environmental law such as Environmental Protection Act 1986 and Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957,
ठीक है, सैंड एक क्लासीफाई किया गया है माइनर मिनरल में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? रिवर बेड इट का डिग्रेडेशन होता है, लॉस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब ये जब सैंड उठा रहे हैं रिवर की, इसके साथ बायोडाइवर्सिटी भी तो आएगी ना, एक्वेटिक हैबिटेट्स भी आएंगे, राइट? मतलब एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो भी आएंगे। तो सैंड को उठा के बिल्कुल उनके घर को उठाना जैसा हुआ। ठीक है, इंक्रीज टर्बिडिटी एंड ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, enhanced flooding risk due to the river shallowing, जैसे कि कोसी रिवर इन बिहार, ये वाले एग्जाम्पल आप नोट करेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, आंसर्स में लिखेंगे। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि नेशनल चंबल सेंचुरी इंडेंजरिंग घड़ियाल्स। ठीक है, ये क्या है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है ऑफ इलीगल सैंड माइनिंग। लॉस ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड ड्यू टू सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है, भूलनी नहीं है। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? वही लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। कोई चीज़ लाइसेंस दे के अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू ले रही है, ठीक है, कि आप ये काम करो, मैं आपको लाइसेंस दे रही हूँ बट आपको रेवेन्यू देना होगा या टैक्स देना होगा। अब वही चीज़ इलीगली हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या दिक्कत है? टैक्स नहीं मिलता, राइट? वैसे ही इलीगल सैंड माइनिंग में भी है, गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। प्राइस वोलेटिलिटी, ब्लैक मार्केट प्रोलिफरेशन हो रहा है। ठीक है, ये माफियाज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं थ्रू मसल एंड मनी पावर। रिसेंट एनफोर्समेंट एग्जाम्पल क्या है? बिहार की पुलिस ने अरेस्ट किया है 20 सैंड स्मगलर्स एंड 40 बोट को सीज किया है ऑन इलीगल माइनिंग अक्रॉस सोन रिवर। याद रखना है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल नोट करना है। आप जब रिसेंट एग्जाम्पल लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप जो चल रहा है आपके देश में आप उससे अवेयर हैं। स्ट्रैटेजीज एंड सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, क्या करना है जी? सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट फ्रेमवर्क 2016 में लाया गया था, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए फॉर ऑल सैंड माइनिंग एक्टिविटीज़। ई ऑक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस एंड यूज़ करना चाहिए टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन सैंड सेल्स, यानी कि ऑक्शन किसे दिया गया है सरकार की तरफ से, ये चीज़ें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो। सेटल एंड मॉनिटरिंग भी हो, राइट? सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग होनी चाहिए, GPS ट्रैकिंग होनी चाहिए जहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग के हॉटस्पॉट हैं। मैपिंग ऑफ सैंड डिपॉजिट फॉर बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, सैंड डिपॉजिट, वो डिपॉजिट्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे कितना निकाला जा रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ये चीज़ें डाटा होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव मटेरियल क्या है जी? मैन्युफैक्चर्ड सैंड। ये हमारी डिपेंडेंस को कम करेगा, जो नेचुरल सैंड है ना उस पर डिपेंडेंस को कम करेगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए जी डिसीजन मेकिंग में। लर्निंग फ्रॉम सक्सेसफुल मॉडल, जैसे कि आंध्र प्रदेश ने अपने GPS ट्रैकिंग से मॉनिटर किया जो सैंड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, सैंड कहाँ जा रही है। ठीक है, इससे उन्होंने GPS ट्रैकिंग से मॉनिटर किया। तो आंध्र प्रदेश मॉडल आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। डायरेक्टेड जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने डायरेक्ट किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि आप पैन इंडिया गाइडलाइन बनाइए टू कम्बैट इलीगल सैंड माइनिंग। इसका भी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। बात करेंगे जी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। ये एक इंडियन जुडिशियल बॉडी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010 के तहत इस्टेब्लिश हुई है, याद रखना है। काम क्या है जी इसका? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है, एंड क्विक रेजोल्यूशन ऑफ केसेस। पर्पस इट प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल जस्टिस। ये वाला आप लिखेंगे कीवर्ड, इन्वायरमेंटल जस्टिस देना इसका काम है। एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट, जो इन्वायरमेंटल राइट्स हैं उसे एनफोर्स करना भी इसका काम है। और जो वायोलेशंस कर रहा है, जो रूल्स का उल्लंघन कर रहा है, उसे क्या लेना? पनिशमेंट देना। इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ? इंडिया 3rd
कंट्री है ग्लोबली आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो इसे इस्टेब्लिश करने वाले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट से एक जुडिशियल बॉडी को इस्टेब्लिश करना इंडिया थर्ड कंट्री बनी है एंड फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है। स्ट्रक्चर क्या है जी, चेयरपर्सन है, जुडिशियल मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, मेंबर का जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स का है, एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंट कैसे किया जाता है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या आपके प्रीलिम्स के लिए एंड आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ कोई सा भी आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इनका काम है, इट इज़ नॉट बाउंड बाय एनी रूल्स एंड प्रोसीजर, नेचुरल जस्टिस देना है, ठीक है। एम्स टू वो जो केसेस होते हैं वो 6 महीने के अंदर डिस्पोज करना है नहीं। 5 रीजनल बेंचेस हैं, न्यू दिल्ली, भोपाल। न्यू दिल्ली क्या है, बेसिकली ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग है, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई आर अदर्स, ठीक है जी। इसका ये सो मोटो भी ले सकता है इन्वायरमेंटल केसेस में, ऐसे नहीं कि कोई एप्लीकेशन दे रहा है तब भी ये केसेस को हैंडल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो मोटो भी अगर इन लगता है कि हाँ इन्वायरमेंट को एक मेजर डैमेज हुआ है, मेजर हार्म हुआ है तो आ जाते हैं ये आगे। लॉज कौन से फॉलो करते हैं जी, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एयर एंड इन्वायरमेंट। बात करेंगे यमुना रिवर की, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आप जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप जो दे रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है जी यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से, साउथ वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूछ मैसिव। दिस इज़ उत्तराखंड, उत्तराखंड का दिस इज़ कुमाऊं रीजन, दिस इज़ गढ़वाल रीजन, यहाँ से निकल रही है यमुना, ठीक है। स्टेट्स कौन कौन से हैं, उत्तराखंड जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड टचेस पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश थ्रू इट्स बेसिन। कॉन्फ्लुएंस गंगेज में आपको पता है ये प्रयागराज इलाहाबाद में क्या होता है, संगम है। उत्तर प्रदेश ये हाईली अ ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस है महाकुंभ की वजह से। ये देखिए जी उत्तराखंड से ओरिजिनेट हो रही है यमुना रिवर, सी दिस। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तोन्स रिवर, दिस इज तोन्स रिवर एंड यहाँ से गिरी रिवर आ रही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से गिरी रिवर आ रही है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। आगे जाती है ये यमुना, मिलती है गंगा से कहाँ पे जी, प्रयागराज में। इसकी अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, बानस रिवर चंबल नदी में मिलती है, सिंध, बेतवा, केन, ये प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, यमुना की। चंबल की ट्रिब्यूटरीज है बानस, ठीक है जी। और ये पर्वती रिवर भी क्या है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है। फिर आ रही है सिंध, बेतवा, केन, याद रहेगा इतना, ठीक है। यहाँ पे आ रही है हिंदौन रिवर, इसे हिंदन भी कहते हैं और हिंदौन रिवर भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी स्ट्रीम्स, ससुर एंड खादेरी रिवर यहाँ पे मिल रही है यमुना से। आपको मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना याद रखना है, यूपीपीसीएस आरओ आ रहा है अभी, अगर आप उसे दे रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सी सिटीज़ है जी यमुना के पास, देहरादून है, देहरादून आसान कंजर्वेशन, ठीक है जी। यमुना नगर है पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, प्रयागराज, ये सारी सिटीज़ यमुना के अलॉन्ग इस्टेब्लिश्ड हैं। ऑल अबाउट यूएस गोल्डन वीज़ा, गोल्डन वीज़ा क्या है जी इनका, आपके पास 23.3 लाख रुपीज़ हो, आप यूएई में जाए रहें, ठीक है। फॉर रेजिडेंस ये किन के लिए गोल्डन वीज़ा है, इंडियन एंड बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जो लाइफ टर्म की रेजिडेंसी चाहते हैं कंट्री में, कहाँ पे, यूएई में। पहले क्या होता था कि यहाँ पे इंडिविजुअल सीकिंग टू माइग्रेट, उनके पास एक मिनिमम क्राइटेरिया होता था, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए या फिर लेटर होना चाहिए उस कंपनी में जिस कंपनी में आपको काम मिला है। और ये काफ़ी बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें कई सालों लग जाते थे। अब क्या हो रहा है, गोल्डन वीज़ा ने ये सब बाईपास किया और कहा कि आप सिग्निफिकेंट सम ऑफ मनी दे दो जी होस्ट कंट्री को, पे करो
और आप ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स में, रियल इस्टेट में, और आप वहाँ पे रहने के लिए जाओ। ठीक है जी, इतना याद रखना है। इम्पॉर्टेंट क्या है, गोल्डन वीज़ा बाय यूएई, इतना याद रखना है। थोड़ा सा ये भी पढ़ लीजिएगा कि है क्या इसमें, 1-2 लाइन में, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस बना के भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे जी, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो 30 ईयर्स में कंप्लीट होगा। ठीक है जी, और ये ग्रेट निकोबार हमारे लिए क्यों स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के पास है। मलक्का स्ट्रेट की मैपिंग मैंने आपको कराई है। ठीक है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक को कनेक्ट कर रहा है। 25% ऑफ ग्लोबल ट्रेड कहाँ से पास होता है, यहाँ से पास होता है, ग्रेट निकोबार आइलैंड से। की कंपोनेंट्स क्या है जी इसके, मैरीटाइम एंड ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स को बूस्ट करना है। ग्रीनफील्ड एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद अ ड्यूअल मिलिट्री सिविलियन यूज़। इम्पॉर्टेंट है सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टाउनशिप। स्ट्रैटेजिक हमारे लिए कैसे एंड सिक्योरिटी बेनिफिट्स है। रीजनल जो थ्रेट्स हो रहे हैं, स्पेशली चाइनीज़ नेवल एक्सपेंशन की वजह से। ठीक है, जो चाइना है वो क्या होता है, इंडियन ओशन में मैदागास्कर वगैरह में अपने बेसिस इस्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है, वहाँ से अपना रीजनल इन्फ्लुएंस वो रखना चाहता है इंडिया को काउंटर करने के लिए। बात समझ आई। तो ग्रेट निकोबार हमें अंडमान निकोबार हमारा आइलैंड, राइट, हमें क्या करना है, उस पर भी हमें अपनी स्ट्रैटेजिक उपलब्धता यानी कि रेजिलेंस वहाँ पे बढ़ानी है, स्ट्रेंथन करना है अपनी मिलिट्री को वहाँ पे। अपग्रेड्स मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर विद एयरफील्ड्स, जेटीज एंड सर्वेलियंस फैसिलिटीज़। मॉनिटर एंड कंट्रोल करेंगे जी बे ऑफ बंगाल को एंड इंडियन ओशन रीजन को। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, मेजर ग्लोबल ट्रेड एंड लॉजिस्टिक हब है। अप्रॉक्सीमेटली 50,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी। लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। टूरिज्म में डेवलपमेंट होगा। अब पोर्ट्स वगैरह, हार्बर्स वगैरह बन रहे हैं तो क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे। ठीक है, देखने सपोर्ट्स इंडियाज़ मेक इन इंडिया। अब बात आती है यहाँ पे कुछ कंसर्न्स की। कंसर्न्स क्या है जी, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ कर सकता है। इकोलॉजिकल डैमेज है, जैसे कि शोम्पेन एंड निकोबारियस ट्राइब है वहाँ के। ये ट्राइब पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये, राइट। तो प्रॉब्लम है इनके डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है। और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वो अपने घर से ही अलग नहीं होते, वो अपनी बिल्कुल लाइफ से अलग कहना उसे कहेंगे, अपने कल्चर से अलग, अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज पे जो उनकी डिपेंडेंस थी, माँ प्रकृति पे जो उनकी डिपेंडेंस थी, उससे अलग। तो डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है जब आप कुछ ऐसे एरियाज़ में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो। ठीक है, इससे इको टूरिज़्म और इनकम जनरेशन तो बढ़ेगा, बट दिक्कत हो रही है वहाँ के ट्राइबल एरियाज़, ट्राइबल पीपल को। कॉल्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। आप इंटरव्यू में और अपने आंसर्स में वाली चीज़ें लिखेंगे, बोलेंगे। बात समझ आई। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट चाहिए, यानी कि वही इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट विद सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, अगर हम कोई प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, जैसे कि डैम बना रहे हैं, अरे तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, रिवर के वाटर लेवल पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वहाँ के ट्राइबल एरियाज़ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जॉब्स की जनरेशन होगी या डिग्रेडेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या हटेगी, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से। और यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैपिंग देखेंगे जी कैस्पियन सी की, कल हमने करा ब्लैक सी, आज हम करेंगे जी कैस्पियन सी। सराउंडिंग कंट्रीज़ देखते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, दिस इज़ रशिया, रशिया से बाउंड्री टच हो रही है इधर। अज़रबैजान से थोड़ी सी बाउंड्री यहाँ पे टच हो रही है, इतनी सी। ठीक है, दिस इज़ ईरान। बात समझ आई। ये हो गई आपके कैस्पियन सी की मैपिंग। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। वो कैब देखेंगे, आज का वो कैब है लेमेंट। लेमेंट मतलब क्या होता है जी, शोक मनाना, विलाप करना, मौन करना। सोरो एंड वेल
क्या है इसके सिनोनिम्स है, और एंटोनिम्स क्या है, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब खुशी मनाना, लैमेंट मतलब शोक मनाना, ठीक है जी, इतना याद रखिएगा। ही वॉज लैमेंटिंग द डेथ ऑफ हिज इन्फेंट डॉटर, ये इसका सेंटेंस में यूज़ हो गया। वो क्या इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके CAPF पेपर 2 के लिए, EPFO के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। आज के लिए था बस इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक आपको करंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करते रहना है। जो भी आपका करंट अफेयर का टाइम है ना, आप उसमें नोट्स बनाएंगे। अगर आप PDF सोच रहे हैं कि लास्ट में सिर्फ PDFs अभी हाईलाइट करके रख दूँ, बाद में खोलूँगा, बाद में रिवीजन होगा, नहीं हो पाएगा। ये बात पक्की है कि PDFs रखी की रखी रह जाती हैं, आपको नोट्स बनाते ही चलना है, आपको वैल्यू एडिशन करते रहना है, ठीक है जी। आपको मैपिंग में इंक्लूड करना है, मैपिंग करनी है, जो आज मैपिंग कराई वो आप अपनी एटलस में देखेंगे। तो मिलते हैं जी कल, तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा, अपना पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। हार नहीं माननी, मन नहीं है तो भी कम पढ़ें पर पढ़ें, और अगले दिन ये मत सोचें कि आज भी मन नहीं है, ऐसे तो मन होगा ही नहीं फिर कभी पढ़ने का। अगले दिन आपको फिर से खड़े हो जाना है पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं कल, तब तक ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, आंसर राइट करते रहिएगा, ठीक है, आंसर राइटिंग भी करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।